अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल एक, दो, डेढ़, पौने दो सवाल दिए थे करने के लिए। एक मैंने दिया था स्प्रिंग 15, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, सवाल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। अब ये वर्ड एक्सट्रैक्ट्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहा हुआ है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रिलेटेड अमाउंट्स एंड डिस्क्लोज, मतलब शो अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स इन एटीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसलिए बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए थे। अब एक तो आएगा इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें जो जो मसले मुझे लग रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, उसके अलावा मजीद कुछ हुआ तो पूछ लीजिएगा। हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकालने के लिए बिल की अमाउंट ऐड करते हैं, या वो अमाउंट लेते हैं जो पे किया, बिल की अमाउंट। जो बिल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल, सेकंड प्रोग्रेस बिल, ये 30 दिसंबर तक हो चुका काम है। एक 10 सितंबर को बिल आया था और एक 30 दिसंबर को आया था। तो ये ईयर एंड तक ये काम है जो हो चुका हुआ था। पेमेंट बेशक उसकी जनवरी में हुई है, आखिरी वाले बिल की, लेकिन ये काम हो चुका हुआ था। तो ये दोनों हैं जो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, लेकिन ये ग्रॉस अमाउंट नहीं है। ये 10% डिडक्ट होने के बाद है। 15% एडवांस 15% है, अच्छा 5% रिटेंशन है, सॉरी। ये 15% डिडक्ट होने के बाद है। तो अगर बिल की अमाउंट देखनी हो तो फर्स्ट बिल था फिर 79.9, ये था, ये 85% था। इसी तरह जो सेकंड बिल था 100.3, 94, 118। ये हैं जो बिल्स हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये है जितना काम कंस्ट्रक्शन का हो चुका था, ये 212। फिर इसके अलावा इसको फाइनेंस किया है बैंक लोन 100 मिलियन का, जो कि स्पेसिफिक लोन है। 1 जुलाई 14 को लिया और काम भी तभी शुरू हो गया था और पैसे भी तभी जेब से चले गए थे। तो इसलिए 1 जुलाई से महीने गिनना शुरू और ईयर एंड यानी 31 दिसंबर तक ये बन गए 6 महीने और काम रुका रहा 1 महीना। और ये कुछ मसले बन गए थे। जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि खुदाई की होगी, कोई नाला निकल आया होगा, तेल निकल आया होगा और मसला निकल आया होगा, तो उसको फिर जगह चेंज करनी पड़ी होगी या ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये जो 1 महीना काम रुका, ये एबनॉर्मल। कैसे? टू रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, खुदाई कर रहे थे, उसमें कोई जियोलॉजिकल मतलब जमीन की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई। तो ये जो कहना है कि कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो ये कोई इशू ही बात हो रही है ना। देखिए, एक डॉक्टर है, वो बाईपास हार्ट की सर्जरी कर रहा है किसी बंदे की। अब वो एक पूरा प्रोसीजर है। अगर वो डॉक्टर कहता है जी वो कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो वो इसलिए थोड़ी कह रहा है कि वो प्रोसीजर ही एक मुश्किल प्रोसीजर है। वो इसलिए कह रहा है कि कुछ और गड़बड़ मसला बन गया था।
तो इसलिए ये जो टू रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशंस के वर्ड से लग रहा है कि कुछ मसला है जो नॉर्मल से हटके, तो इसलिए ये है वो नॉर्मल। इसलिए 6 के बजाय 5 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। और उसके अलावा चूंकि ये स्पेसिफिक लोन भी थे, इसमें जनरल बोरिंग भी थी, तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट कॉस्ट जो जनरल बोरिंग की है उसकी वर्किंग साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेगी। इसका तरीका यही था कि जब जो पैसे खर्च हो रहे हैं देखें उस वक्त कहाँ कहाँ पैसा अवेलेबल है। अगर मल्टीपल जगह अवेलेबल है तो पहले अपना पैसा खर्च करना है, फिर स्पेसिफिक लोन से बचा हुआ पैसा, फिर जनरल बोरिंग। अच्छा, ये तो हो गई बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड चीज। वर्किंग 1 में आपने कुछ पूछना है तो पूछे, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने में कोई परेशानी है। अच्छा, जितना अभी तक कर लिया बोरिंग कॉस्ट, इतने दिन तो उस पर लगा दिए, अगर अभी तक जितना किया है ये चल रहा है काम तो ये बहुत है, ये FR1 लेवल के लिए बहुत है। मैं मजीद अगर 1-2 बातें और बताऊंगा तो वो मैं और एहतियातन बता रहा हूँ, क्योंकि FR2 में ये टेस्ट होती थी। ये जब FR2 के सिलेबस में था 2019 में शिफ्ट हुआ था FR1 में, उससे पहले FR2 में होता था ये। तो ये FR2 ही के सवाल हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि FR1 में जब ये शिफ्ट हुआ था तो उसके बाद से इस पर सेपरेट सवाल नहीं आया है। ये जो मैंने इस टॉपिक के बाद आपको इन 5 IAS को कंबाइन करके पढ़ाना है ना, मैं आज उसका एक सवाल का सोल्यूशन बस थोड़ा सा अमेंड कर रहा हूँ, फिर वो मैं कॉपियर के पास रखवा दूंगा। मिक्स्ड IAS के नाम से ना मैं कुछ सवाल रखवाऊंगा कॉपियर के पास, वो FR1 के ही सवाल हैं, एक इसके अलावा एक FR2 का है पुराना, जो मिक्स्ड एग्जाम में टेस्ट हुए हैं, वो मैंने कराने हैं फिर, तो वो आप कॉपियर से ले लीजिएगा कल। तो इसलिए टेस्टिंग इसकी मिक्स्ड में ही हो रही है, अभी तक सेपरेट हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ये ऑलरेडी हम काफी एडवांस प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं। आप कुछ पूछ रहे थे शायद, किधर गया? हाँ, FR2 में पढ़ेंगे वैसे ये तो, लेकिन चलो अच्छा ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हाँ जी जी बिल्कुल सही है, ऐसी कहा था। वो जो खर्चा है वो फिर एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होना, लेकिन इफेक्टिव रेट आप 500 की बजाय 498 पे लगाना शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है वैसे कि FR1 में ये इफेक्टिव रेट गिवन होगा, क्योंकि ये IFRS 9 है। FR2 क्या हो गया? तो वो इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट ही सारा IFRS 9 का ना, तो वो FR2 है। क्यों भाई, है ना FR2 में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अमॉर्टाइज कॉस्ट। हाँ जी, सवाल खत्म हो गया या चल रहा है? खत्म हो गया सवाल। वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कोई और मुश्किल परेशानी नहीं है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बताता हूँ जी, इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, पर ये पूरा कर लो फिर पूछिएगा। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स पूछे थे, तो इस सवाल में जितनी चीजें हैं उनमें से एक बैंक लोन है। बैंक लोन 100 मिलियन का है और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर 14 की, और बैंक लोन वालों से तय ये हुआ है कि हम उनका प्रिंसिपल 4 साल में वापस कर देंगे और पहली इंस्टॉलमेंट देंगे उनको 2015 में। तो 31 दिसंबर 14 तक अभी तक लोन कितना है? 100, क्योंकि वापस तो नहीं किया, तो लोन 100 ही है, लेकिन हमें पता है कि इसमें से 25 अगले 12 महीने के अंदर अंदर वापस हो जाना है, तो ये करंट है और बाकी 75 नॉन करंट। और रनिंग फाइनेंस का आपको एवरेज बैलेंस दिया है ताकि कैपिटलाइजेशन रेट निकल सके। ये लास्ट टाइम भी ये चीज टेस्ट हुई है 20 सवाल में, जो रीसेंट अटेम्प्ट थी उसमें भी एवरेज बैलेंस और वो कैपिटलाइजेशन रेट खुद निकालना पड़ा। अगर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होता तो उसको भी बैलेंस शीट में लिख देते। रनिंग फाइनेंस का क्लोजिंग बैलेंस दिया है नहीं, एवरेज बैलेंस दिया है बस। तो एवरेज बैलेंस का इस्तेमाल सिर्फ इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए है। अगर आपको इसका ईयर एंड बैलेंस दिया होता तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आ जाता जी। और इसके अलावा ये जो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर है या जो रिटेंशन मनी पेबल है, ये पहले भी सवाल में करा चुका था कि जितना एडवांस था उसमें से जितना एडजस्ट हो गया बाकी करंट एसेट्स में। रिटेंशन मनी जितने बिल्स आ चुके उनमें 5% काट के रिटेंशन मनी पेबल। और आपने इसमें मजीद कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ जी बोले। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे ना। अरे मिक्स्ड जरूरी थोड़ी कि मिक्स्ड वाकई मिक्स्ड ही सवाल आएगा, सेपरेट भी आ सकता है। ये जो 5 IAS हैं,
अभी IAS 36 कराते हुए मैंने आपको ऑटम 21 का सवाल कराया था एक, तो वो सेपरेट ही था 8 नंबर का। हाँ, तो इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट का भी एक दफ़ा सेपरेट आ चुका हुआ है। ये जो अभी भी सवाल टेस्ट हुआ है ना, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट का पोर्शन है, अच्छा, जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट का आया हुआ है, उसमें IAS 23 भी है, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मिक्स टॉपिक से जब पढ़ा दूंगा तो ये सेपरेट टेस्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। IAS 16 के ऊपर 18 नंबर का सवाल आया था पिछले अटेम्प्ट में। नहीं, देखें, ये जो मिक्स IAS का टॉपिक्स है ना, ये असल में कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये इन्हीं 5 स्टैंडर्ड्स में जो सीख चुके, मैंने सिर्फ उनका कंबाइंड सवाल सॉल्व करना सिखाना है, उसकी प्रैक्टिस करानी है। फाइनल अकाउंट तो और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, फाइनल अकाउंट भी ऐसे ही है ना कि सारे टॉपिक्स मिक्स हो जाते हैं एक जगह। तो कुछ ऐसी सी अप्रोच है कि मैंने इसमें आपको नया कुछ नहीं सिखाना है, इसके कंबाइंड सवालों में सिर्फ कंबाइंड सवालों की प्रैक्टिस करानी है। तो हैं तो ये सारे सेपरेट टॉपिक्स ही, और जब तैयार कर रहे होंगे तो आप सेपरेट टॉपिक्स के सवाल ही तैयार कर रहे होंगे। और मिक्स्ड वाले प्रैक्टिस जब तक उसमें 8 हैं, 7 हैं जब तक आ चुके हैं, तो ये 8वां FAR2 का था, या गलबन 6 आ चुके हैं, 2 FAR2 के। तो ये जो सवाल मैं आपको दूंगा, जिनमें से 3-4 बोर्ड पे करूंगा, 3-4 होमवर्क होंगे, ये प्रैक्टिस ही है कॉन्सेप्ट ये सारे अलग अलग ही। तो आप इनको अलग अलग ही तैयार करेंगे और फिर उसके बाद वो मिक्स्ड वाले सवाल प्रैक्टिस करेंगे। चले ठीक है जी, इसमें और कुछ नहीं पूछना। एक मैंने आपको सवाल दिया था क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें जो कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो जरूर सबने किया हो, वो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। उस पर करता हूं बात। क्वेश्चन नंबर 8, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज बताएंगे। एक रनिंग फाइनेंस बैंक ए का है जिसकी फैसिलिटी अमाउंट 28 मिलियन। इसका करना है कोई इस्तेमाल हमने? नहीं। एवरेज बैलेंस का करना है, तो एवरेज बैलेंस 25 मिलियन है। मैंने आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का जो टेबल सिखाया था, बैंक का नाम तो चलो है, लोन अमाउंट थी, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग पीरियड था, फिर पीरियड एडजस्टेड अमाउंट थी, आगे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की कॉस्ट। ए है और बी है, और वो जो रनिंग फाइनेंस का एवरेज बैलेंस है वो ये मैंने रनिंग फाइनेंस में बताया था कि वो यहाँ पर वो एवरेज बैलेंस आना है। तो बैंक ए का एवरेज बैलेंस कितना है? 25। बी का 20। क्या ये कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान कोई मजीद नए लोन लेके वापस किए? तो फिर ये इस तरह से हो सकता है। ये तो तब करते जब कोई महीने नए लोन आ रहे होते, तो ये ऐसे बिल्कुल हो सकता है। 25 मिलियन वाले लोन पे रेट कितना है? 13%। 3.5। ये जो दूसरा है इसका रेट नहीं दिया हुआ। 25 पे 13% लगा लेने से ये जो आंसर निकला, ये कितने महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट निकली? पूरे साल की। क्यों? क्योंकि रेट एनुअल है, लेकिन आपको लोन बी का रेट नहीं बताया हुआ, ये फिगर बताई हुई है, और वो भी कहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी ये पूरे साल की फिगर ही नहीं है, ये है 9 महीने की। ये क्या किया? इसको पूरे साल का बना लिया। इसको क्यों बनाया पूरे साल का? क्योंकि वो भी पूरे साल की फिगर है, तो इसलिए इसको पूरे साल का बनाए। तो कैपिटलाइजेशन रेट निकल आएगा पॉइंट। इसका ये तरीका भी है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डाल ले महीने, चले कोई बात नहीं, डाल लेते हैं। 9/12 9/12 पीरियड एडजस्टेड अमाउंट,
this into this 2.44 ये तो ऑलरेडी सी पीरियड का दिया हुआ है। This divided by तो चाहे नीला वाला कर लें चाहे काला वाला कर लें। हाँ जी नोटेड। अच्छा इसके अलावा इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है। स्पेसिफिक लोन भी है जनरल लोन भी है। स्पेसिफिक लोन की गिनती कब से शुरू करें? 1 अगस्त से या 1 सितंबर से? हाँ जी क्या चीज 3 दिया हुआ है तो 1 सितंबर से गिनना शुरू करें। तो चूंकि 1 सितंबर से गिन रहे हैं तो 3 महीने हो गए। हाँ जी तो क्या हमने 30 जून तक गिनने हैं या 31 मई तक गिनने हैं? हाँ क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। इस आईएएस के मैंने शुरू में बताया था सबसे मुश्किल काम होता है महीने गिनने। तो इस सवाल में अक्सर जब भी कभी भी पहले भी क्लास में होता है पहली लाइन बच्चे स्किप कर जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन 31 मई को हो गई मुकम्मल। तो वो क्या करते हैं कि चूंकि रिक्वायरमेंट 30 जून की है तो वो 30 जून तक गिन जाते हैं। 31 मई को हो गया है काम पूरा, बस 31 मई तक गिनने हैं। और चूंकि 25 मिलियन है इसमें से 5 मिलियन वापस हो जाना है तो ये फिर वही 2 टुकड़ों के अंदर 25 मिलियन पे 5 महीने और 20 मिलियन पे 4 महीने।
और इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों की वर्किंग साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेगी जी। और इसमें बताएं, ये वो पौना सवाल है, एक हो गया क्वेश्चन 4, ये पौना था, डेढ़ आधा जी। क्या? हाँ, तो जिस सवाल के अंदर लोन्स चेंज नहीं हो रहे तो उसमें फिर हम महीनों को खास लिफ्ट नहीं कराते ना। देखें, अगर करा भी दें तो सेम होने की वजह से रेट यही आएगा, इसलिए महीनों को लिफ्ट नहीं करा रहे होते। मैंने दोनों इसलिए करके दिखा दिए क्योंकि 3 मिलियन 9 महीने का दिया हुआ था, या तो इसको भी 9 महीने का बना ले या इसको साल का बना ले। अगर इस दूसरे बैंक का भी रेट दिया होता ना तो फिर मैं ये काला वाला सॉल्व ही ना करता, फिर मैं सॉल्व ही ब्लू वाला करता, क्योंकि ये काला वाला पोर्शन तब सिखाया था आपको अगर लोन में चेंजेस हो रही है, नया लोन ले रहे हैं, किसी लोन में कुछ महीने हैं, किसी लोन में कुछ महीने हैं, ये तो दोनों मौजूद रहे। तो जब ये दोनों मौजूद रहे, दोनों को मैं कर भी दूं तो ये सेम होना है, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक वाला पोर्शन किया है क्योंकि 3 मिलियन 9 महीने का दिया हुआ था। यार किसी ने पूछा ही कुछ नहीं। हाँ जी, ये मैंने नहीं सिखाया अभी, ये भी वो जो ये वही पॉइंट है जो मैंने क्लास वाला सवाल भी छोड़ा हुआ था। ये 5 मिलियन की जो वापसी है ये मैंने भी नहीं सिखाई है, यही पॉइंट मैंने ऑटम 10 में भी छोड़ा हुआ था, ये भी सिखाता हूं। इस लोन वापसी के अलावा और पूछना इन 2 सवालों में तो पूछें। सवाल नहीं पूछने का मतलब है या तो किया नहीं, या मसला नहीं, या फिर इतने मसले हैं कि क्या करें, पूछें क्या क्या पूछें। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन। चलो पूछना तो शुरू करो ना यार। नहीं तो बहुत ज्यादा मसले हैं वो बताओ ना, जो बहुत ज्यादा मसले हैं तो वो सोल्यूशन देख लो, पता लग जाएगा कहाँ गलती है। यार बाकी को ये तो मैंने बता दिया, जो बाकी ने किसी ने कुछ नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? आसान है, नहीं पूछना कुछ। हाँ लेकिन फिर भी वो तो मैं अगर ये भी होमवर्क दे दूं ना कि जो बोर्ड पे किया उसी पे हाथ फेर के दोबारा लाएं, फिर भी आप मसले पूछेंगे, तो इसलिए कह रहा हूं पूछें, कुछ नहीं पूछना। चले ठीक है भाई, नहीं पूछना, ओके। क्या ऐसा सवाल बन सकता है कि अपने ओवरड्राफ्ट की बैंक में लिमिट देता है, हाँ कि मतलब 50 मिलियन, ठीक है, जैसे 28 मिलियन था, ठीक है। ऐसा सवाल बन सकता है कि हम वो लिमिट भी एक्सीड कर दें। तो फिर उसके बाद क्या किया हमने, मतलब आगे खर्चा कैसे किया? जी, लेकिन 28 मिलियन की थी हमारे पास, तो हमने वो 28 मिलियन की लिमिट एक्सीड करके 30 ले ली, मतलब उस पे भी जब लिमिट ही 28 थी तो फिर 30 कैसे ले लिया? मतलब उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। कैसे? मतलब अगर ले रहे हैं कैसे? तो फिर लिमिट 28 नहीं हुई ना, फिर लिमिट 30 हो गई। एक्सीड कर ही नहीं सकते मतलब। अरे बैंक ने कहा आप 28 मिलियन तक मुझसे बोरो कर सकते हैं, तो हम 30 मिलियन कैसे कर लेंगे बोरो? तभी करेंगे ना जब वो कहेगा अच्छा चलो 30 कर लो, तो अलाउ करेगा तो बोरो करेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं, अगर रनिंग फाइनेंस की लिमिट खत्म हो गई तो हाँ, नहीं तो फिर अभी हम खुद तो पैसों को मैनेज नहीं कर रहे ना, जो मसला हुआ होगा तो वो मसला मैनेजमेंट ने हल कर लिया होगा। हमें एक डाटा दिया है कि ये लोन्स अवेलेबल थे, असल में क्या हुआ होगा, एक लोन के पैसे खत्म हुए होंगे, फिर मैनेजमेंट ने सोचा होगा अच्छा फलाना लोन भी लेते हैं, फलाना भी करते हैं, वो सब उन्होंने कर लिया होगा। अब वो साल हो चुका, हमें सिर्फ डाटा दिया है कि इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो हमें ये तो नहीं कह सकता ना कि साल एंड हो गया हुआ है और अभी पैसे खत्म हो गए, काम रुक गया है, अब बताएं आगे क्या करें। वो तो जो जिसने किया होगा, जो लोन इस्तेमाल किया होगा वो नजर आ रहा होगा, हम उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेंगे जी। इंटरेस्ट इनकम वाली जो वर्किंग है, इसमें जो पहली अमाउंट है 1800 जी जी, तो ना 18 to 5000 नहीं है वो ये तो जो बोर्ड पे किया था उस पर भी बताया था ना कि बैंक से चार्जेस कट के पैसे मिलते हैं हमें, तो वो 1.25 तो कट गए।
25,000 की टोटल पेमेंट जी इन दोनों को ऐड करें तो ये 24,875 इसमें बैलेंस ट्रांजैक्शन सर 25,000 की नहीं, हमने पेमेंट जो की है, आप 1 सितंबर वाली पेमेंट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो वो 18 मिलियन है ना। लोन कितना मिला? 25। इसमें से कितने पैसे कट गए? और 18 मिलियन हमने वैसे पे कर दिया, तो अच्छा, ये तो पूरा ही नहीं बन रहा है। तो ये 6875 बच गया, ठीक है भाई। अच्छा, जिनको 18 नहीं समझ आया कि 18 कहाँ से पे किया है, तो 10 एक टेबल में लिखा हुआ है और 8 उसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए जो परमिट लेना है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड होगा वो, तो इसलिए ये 10 भी है और इसी दिन 8 मिलियन पे किया है, ये भी है। अच्छा, वो ऑटम 10 पूरा करता हूं मैं। उस ऑटम 10 में जितना अब तक किया था वो काफी है। मैं फिर भी आपको एहतियातन बता रहा हूं, ये एहतियात ही है, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, फिक्र लग रही है कि अगर टेस्ट हो गया फिर, लेकिन स्टिल मैं इसको बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल का ही समझ रहा हूं। ये कोई 2-3 सवालों में टेस्ट हुई थी ये बात कि अगर हमने स्पेसिफिक लोन वापस कर दिया तो क्या होगा। जो क्लास में सवाल किया था मुझे उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जनरल बोरिंग वाली वर्किंग लिखवाइए। जी, क्या क्या था? 1 जुलाई 9 को 10,000 था, फिर 15/10 को 10,500 था, फिर 15/4 को 1,000 था, फिर बस। ये किया था उस वर्किंग में। और इस जगह पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकालते हुए स्पेसिफिक की हेडिंग में इंटरेस्ट कॉस्ट लिखी हुई थी मैंने। एक टेबल बनाया हुआ था 25 मिलियन, 13%, 6/12। ये कब तक का था? 31 मई का, और फिर ये 20 हो गया था इनटू, तो ये कौन सा वाला वन है? ये जून वाला महीना। यानी हुआ ये था कि लोन लिया था 1 दिसंबर को शायद, और ये ईयर एंड आ गया था जिसका हम सवाल कर रहे थे। तो ये जो जून का महीना है ये वाला है। इससे पहले 6 महीने 25 मिलियन लोन रहा, फिर वापस होने की वजह से इस महीने में वो 20 रह गया। तो इस 6 महीने का इंटरेस्ट 6/12 किया था और इस जून के महीने का 1/12 20 मिलियन पे लगाया था। ये उस सवाल में स्पेसिफिक लोन का डेटा था ये, और जनरल बोरिंग की वर्किंग करते हुए यहां तक कर लिया था। इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, अगर बैंक ए से एक लोन लिया हुआ था और वो 12% था, स्पेसिफिक लोन, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है। यहां पर बैंक ए से हो गया कोई फड्डा, बैंक बी ने कहा ये लो पैसे, जाओ उसके मुंह पे मारो, मुझसे लोन ले लो। तो हमने बैंक बी से लोन लेके बैंक ए को पैसे वापस कर दिए। इसका लोन 50 मिलियन का था, बैंक ने भी हमें 50 मिलियन लोन दिया और कहा कि ये 13% पे, तो तुम बैंक ए का पैसा वापस कर दो जाके। ये सारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है ये स्पेसिफिक लोन। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज बस यहां तक होगी या पूरे पीरियड की होगी? इस पीरियड की होगी, लेकिन लोन तो वापस कर दिया। हमने लोन टेक्निकली वापस ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ जगह बदली है, बी से लोन लेके ए को वापस कर दिया। तो हुआ सिर्फ इतना
कि इस पीरियड पे 12%, इस पीरियड पे 13%, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, लोन तो वापस ही नहीं हुआ, वो तो एक बैंक से लेके दूसरे को वापस कर दिया। अब इस ऑटम 10 में बिजनेस के हालात हैं खराब। हालात खराब से मुराद मेरी ये है कि ऑलरेडी हम रनिंग फाइनेंस ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग पता नहीं 60 मिलियन कितना, हम ऑलरेडी 60 मिलियन तो इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। तो जब ओवरड्राफ्ट में होता है बिजनेस तो पैसे नहीं होते तो ओवरड्राफ्ट में होता है ना। और जो ओनर से पैसा आया था वो भी खत्म हो चुका हुआ है, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग सरप्लस फंड्स में संभाल के रखा था वो भी खत्म हो गया हुआ है। और अब लोन वापस करने की डेट आ गई है, 31 मई को लोन वापस कर रहे थे, तो पैसे ही नहीं है, वापस कहां से करेंगे? है दूसरे बैंक का लोन तो अलग से नहीं बताया, तो फिर हम यकीनन रनिंग फाइनेंस से ही पैसा निकाल के वापस करेंगे। ये बात दोबारा सुने, बिजनेस के पास जो ओनर से पैसा रेस करके आया था वो खत्म हो गया, स्पेसिफिक लोन जो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में चला रहे थे वो भी खत्म हो गया। ऑलरेडी हम रनिंग फाइनेंस पोजीशन मतलब ओवरड्राफ्ट चल रहे हैं, तो पैसे ही नहीं है, लोन कहां से वापस करेंगे? लेकिन वापस करने का टाइम आ गया तो वो यकीनन फिर रनिंग फाइनेंस से निकाल के वापस करेंगे। तो वो ये शक्ल बन जाएगी कि जो बैंक का लोन वापस कर रहे हैं तो वो एक दूसरा लोन इस्तेमाल करके वापस कर रहे हैं। तो टेक्निकली हमारा लोन तो रीपे ही नहीं हो रहा, बस होगा कि यहां तक ये रेट लग रहा होगा और इसके बाद ये रेट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 25 मिलियन से 20 हो गया, 5 वापस कर दिया, जून के महीने में उस 5 पे रेट लगा, जून के महीने में 25 मिलियन में से 5 वापस कर दिया तो 20 रह गया। हमने जून में उस 5 पे यहां रेट नहीं लगाया ना, वो यहां नहीं लगेगा, वहां लगेगा। ये अभी लिखिएगा नहीं, सवाल 30 जून 10 का था, ये हो गया सवाल एंड। इस पे कितने महीने, ये नोट ना करिएगा अभी, इस पे कितने महीने? 1.5। इस पे कितने महीने? 1। वो जो स्पेसिफिक लोन 5 मिलियन वापस किया, तो जून के महीने में हमने इस 25 की बजाय 20 पे रेट लगाया। वो जो 5 मिलियन इस बैंक को वापस कर दिया, तो यही वजह है कि जून में उस 5 पे लोन इंटरेस्ट नहीं लगा, लेकिन वो 5 यहां आ गया, यहां शामिल हुआ और ये 1 महीने का इंटरेस्ट लग गया। देखिए मैं तो आपको क्यूमुलेटिव वाले तरीके से करा रहा हूं ना, वरना शुरू में ये भी एक तरीका बताया था कि इन सब पे अलग अलग महीने गिन लें। तो इस 5 मिलियन पे भी लग रहा है ना, कितने अरसे का? 1 महीना। ये वो वही 1 महीना है जो जून का महीना है, कि वो लोन 25 से 20 हुआ तो वो 5 वहां से निकल के यहां आ गया। उस 5 पे जो 13% लगना था उसकी बजाय अब यहां 15% लगेगा। तो अगर एक लोन वापस करते हुए हम दूसरा लोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्निकली लोन वापस ही नहीं हो रहा, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी, बस सिर्फ लोन की जगह बदलने से रेट बदल जाएगा। तो इस 25 को 20 किया, उस 5 मिलियन के ऊपर जून के महीने का इंटरेस्ट नहीं लगा, वो यहां आकर लगा, क्योंकि यहां से हमने वो लोन वापस किया है। जी ओके, अभी वो लिखना ही है। ये पैसे कब वापस कर रहे हैं? 31 मई। ये फिगर्स भी बताइएगा, ये क्या फिगर थी? 16
25 और ये, और इससे ऊपर जो वैसे बिल्स आ चुके हुए थे वो कितने थे? 75 करोड़। और वो 1 मिलियन वाला बिल क्यों नहीं ऐड किया था? 1 बिलियन वाला, वो जो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था जिस बारिशों में नुकसान हुआ है, वो एबनॉर्मल था, यहां ऐड नहीं किया था। तो उसकी पेमेंट भी तो थी, वो यहां क्यों नहीं दिखाई थी? क्योंकि जब हमने उसको कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं, एक खर्चा है जिसको कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बना रहे, उस खर्चे को यहां दिखा देने से उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। जब वो खर्चा ही कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन रहा तो फिर उस पर इंटरेस्ट पड़ने वाला क्यों कैपिटलाइज हो? इसलिए उस 1 मिलियन के बिल को यहां पर भी ऐड नहीं किया और उसकी पेमेंट यहां नहीं दिखाई। 31 मई को बैंक को वापस कितना कर रहे हैं? 5। क्या सिर्फ प्रिंसिपल ही वापस हो रहा होगा? नहीं, उस वक्त तक का जो इंटरेस्ट है वो भी दे रहे होंगे। 5 मिलियन दे रहे होंगे प्रिंसिपल, और उस वक्त तक का इंटरेस्ट कितना बनता था? 16-25। कैसे? 31 मई तक 6 महीने गुजर गए हुए थे, ये उसका इंटरेस्ट है। देखें, बैंक को जब प्रिंसिपल वापस कर रहे हैं ना, तो बैंक को हर पीरियड के गुजरने का इंटरेस्ट तो बहरहाल देना ही होता है। तो 6 महीने बाद प्रिंसिपल भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। रीपेमेंट के बारे में क्या कहा हुआ है सवाल में? प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, आगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो उस वक्त तक जितना इंटरेस्ट है वो भी देना है, या सिर्फ 5 मिलियन वाला इंटरेस्ट देना है? मतलब जितना लोन पे इंटरेस्ट है, तो जितना लोन पे इंटरेस्ट था वो भी देना है। तो हम बैंक को पैसे 5 नहीं इतने दे रहे हैं। इस 5 को यहां पर इसलिए दिखा रहे हैं कि लोन अपनी शक्ल बदल रहा है, और इसको भी यहां पर इसलिए शामिल कर रहा हूं, आप इंटरेस्ट का नाम छोड़ें, ये 16-25 कोई ऐसा खर्चा है जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना है। तो जब उसकी पेमेंट होगी तो यहां से करेंगे ना। जब ये बिल्स कॉस्ट का हिस्सा बनाए हैं तो उनकी पेमेंट यहां दिखाई है कि नहीं दिखाई? दिखाई है। तो 16-25 कोई अमाउंट है जो कॉस्ट का हिस्सा बनी, तो जब वो पे होगी तो यहां पर दिखाएंगे पेमेंट, तो यहां पर पेमेंट दिखाएंगे। तो हम यहां पर 5000 की बजाय 66-25 दिखाएंगे। अलग लिख लें, डेट सेम है ना, तो फिर एक लाइन फजूल की पड़ेगी। तो जो प्रिंसिपल वापस हो रहा है वो भी, और अच्छा वो प्रिंसिपल जो वापस हो रहा है वो यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लोन शक्ल बदल रहा है, जगह बदल रहा है। और जो इंटरेस्ट साथ पे कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा खर्चा है जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना है, तो उसको पे करेंगे तो फिर यहां पर दिखाएंगे। और अगर 5 महीने कैपिटलाइज किए होते, दे तो पूरे साल का इंटरेस्ट रहे होते 6 महीने का, लेकिन जितना यहां कैपिटलाइज किया होता उतने को हम यहां पर दिखाते हैं। 5 मिलियन क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि लोन लेके वापस कर रहे हैं, तो लोन अपनी जगह बदल रहा है। और 16-25 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये खर्चा है जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना है, तो पे होगा तो वहां पेमेंट भी तो दिखाएंगे ना। तो ये यहां पर इसलिए हम 66-25 दिखाएंगे, और ये बन जाएगा 28। अब ये हो गई पूरी, अब ये हो गया पूरा। अब इसको जरूर नोट करना है तो करें। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला? आपको ये बता दिया कि ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट इतना था और एवरेज बैलेंस इतना था, तो 15%। अगर 2-3 रनिंग फाइनेंस होते तो भी हम यही काम करते हैं, उनकी इंटरेस्ट का टोटल और एवरेज बैलेंस का टोटल करते। तो एक ही था तो उसी का इंटरेस्ट उसी का एवरेज बैलेंस। तो 10,000 इंटू 15% इंटू 3.5/12 437.5। 20,500 इंटू 15% इंटू 6/12 15 37.5। 21,500 इंटू 15% इंटू 1.5/12 40313 के चले काफी। 28,125 इंटू 15% इंटू 1/12 351। ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ठीक है, 0.56। ये जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट है जो यहां इस मेन कैलकुलेशन में आ जाएगा। और ये लोन की वापसी, अगर तब लोन वापस करना होता जब सरप्लस फंड में भी अमाउंट मौजूद थी, अभी तो खत्म हो गई थी ना। अगर वहां भी पैसा होता तो फिर वहां से पे करते,
वो तो खत्म हो गया था तो यहाँ से पे किया है। अगर लोन वापसी की बारी आ जाती तो वहां से पे करते जो सरप्लस फंड से, क्योंकि स्पेसिफिक लोन लिया यहां रखा है, वापस करना है उठा के वापस कर दे, तो सरप्लस फंड में से वापस करते। पेज 1 पे आए जहां मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई ये बात, पॉइंट नंबर 5 में मैंने ये लिखा हुआ। उन नोट्स में से पॉइंट नंबर 5 बताया आपको। चलिए अब एक सवाल लिखें और इसमें एक वैरायटी और बताता हूं। ये वैरायटी FAR 2 में एक बार टेस्ट हुई है, अभी कुछ अटेम्प्ट पहले, तो इसलिए ये आपसे टेस्ट हो सकती है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट जनवरी 2021 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 2021। Construction was financed by general borrowings. Construction was financed by general borrowings. Expenditure on asset were incurred as follows. Expenditure on asset were incurred as follows. अच्छा, अब देखें खर्चा, पहले मैं हमेशा आपको डेट बताया करता था, अब लिखें पीरियड और अमाउंट। अब डेट नहीं बता रहा, पीरियड बता रहा हूं। पहले मैं आपको खर्चा बताता था, डेट, अब डेट नहीं, पीरियड बताया। पहला पीरियड लिखें जनवरी से अप्रैल, इसका खर्चा है 20 मिलियन। फिर अगला पीरियड लिखें मई से जुलाई, 12 मिलियन। और अगला पीरियड लिखें अगस्त से एंड क्या है, अक्टूबर, अगस्त से अक्टूबर, 9 मिलियन। बस ये खर्चे हैं। कैपिटलाइजेशन रेट 12% है, 12%, 12%। और हाँ, जिसकी वजह से ये सवाल करा रहा हूं, सबसे कीमती जुमला, एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जुमला इस सवाल का, जिसकी वजह से ये वैरायटी है। एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड इवनली
evenly throughout the period, evenly throughout the period, throughout the period. ये सबसे कीमती जुमला है सवाल का, मुझसे रिक्वायर्ड है. बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. इवनली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खर्चा हुआ है ना, अच्छा इससे पहले क्या होता था सवालों के अंदर कि कोई कॉन्ट्रैक्टर होता था और उसको पैसे देते थे. अब वो पैसे जो कॉन्ट्रैक्टर को देते थे उसने यकीनन कोई टाइम रखा हुआ था कि इस तारीख को पैसे दे देना, टर्म्स तय की हुई थी, तो उस दिन पर्टिकुलर डेट पे पैसे हम उसको पे कर देते थे. तो फिर इसलिए पेमेंट की या खर्चे की डेट आ रही थी. अब हम ये काम शायद खुद कर रहे होंगे. अब अगर खुद कर रहे होंगे तो फिर रोज भी खर्चा हो रहा होगा कि नहीं हो सकता? रोज कोई थोड़ी बजरी आ रही है, रोज मजदूरों को पैसे दे रहे हैं, रोज का रोज खर्चे हो रहे हैं. तो अगर रोज खर्चे हो रहे हैं तो फिर तो काम बहुत बढ़ जाएगा. मतलब हर दिन की डेट आ रही होगी. अब इन 10 महीनों में कितने दिन? तकरीबन 300 लाइनें लिख के सवाल करना पड़ेगा. तो इसका एक आसान हल ये अज्यूम करना होता है कि हर दिन बराबर खर्चा हो रहा था, हर रोज बराबर खर्चा हो रहा था. जब हर रोज बराबर खर्चा हो रहा था तो जहां हर रोज बराबर की बात होती है ना, वहां पर एक एवरेज का कॉन्सेप्ट बन जाता है. एवरेज. बाकी आप कॉस्ट में जब आएंगे तो एवरेज की बात वो ग्राफ बना के समझाऊंगा. अभी तो या अगर आपने पढ़ लिया हुआ है कॉस्ट, कोई है जिसने कॉस्ट पढ़ी हुई है? नहीं, चले, हो सकता है अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है बाद में पढ़े. तो जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एवरेज इन्वेंट्री, होल्डिंग कॉस्ट, तो वहां पर ना बकायदा मैं ग्राफ बना के समझाता होता हूं. अभी के लिए इतना काफी है कि एवरेज के लिए एक टेबल बना के दे रहा हूं. मसला दोबारा सुन लें. हर रोज खर्चे हो रहे हैं तो फिर हमें पेमेंट की हर दिन की डेट लिखनी पड़ती, हर दिन का खर्चा लिखना पड़ता. बहुत मुश्किल काम हो जाता. तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा एवरेज. जैसे चले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, इतना भी नहीं कॉस्ट पे डालता. अगर कॉलेज ने ये अंदाजा रखना हो कि हर रोज ही लेट से आपको कोई ना कोई फोटोकॉपी क्वेश्चन देना होता और कॉलेज ने शुरू में अंदाजा लगाना होता कि टोटल फोटोकॉपी का खर्चा कितना आएगा, तो जो क्लास में बैठे हैं उनको कॉपी दी जाएगी या घर जा जाके भी कॉपियां देंगे जो क्वेश्चन क्लास में है. तो अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट 120 हैं तो रोज तो 120 नहीं आ रहे. अब हर दिन की या तो ये एस्टिमेशन की जाए कि पहली क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, दूसरी क्लास में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, चौथे में कितने होंगे, ताकि उसके मुताबिक पता चले कि कितना फोटोकॉपी का खर्चा आएगा. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है. इसका एक आसान हल ये है कि एवरेज अटेंडेंस क्या होगी. एवरेज अटेंडेंस है लेट्स से 75. क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि पूरे सेशन में हर रोज ऑन एन एवरेज 75 लोग होते थे. इससे कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी. अब कॉलेज वाले कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा ठीक है 100 क्लासें इंटू 75, इतनी हमें कॉपीज करवानी पड़ेंगी. किसी दिन ज्यादा हो जाएंगे, किसी दिन कम हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी. तो ये उन्होंने एवरेज का कॉन्सेप्ट बना लिया कि एवरेज अटेंडेंस इतनी. तो इसी तरह से जब सवाल में खर्चों की डेट की बजाय पीरियड आ गया और साथ ये इवनली वाली बात आ गई, तो फिर वो करना पड़ेगा जो मैं अब करने लगा. डेट लिखता था, अब पीरियड. वो मैं कर रहा हूं ना इधर. नहीं, सिंपल एवरेज, यानी एक एक्सट्रीम फिगर, दूसरी एक्सट्रीम फिगर, एक फिगर प्लस दूसरी फिगर डिवाइडेड बाय 2. सिर्फ डेट की जगह पीरियड कर दिया मैंने और बाकी दो वैसे ही हैं. और एक नया कॉलम डाल रहा हूं, एवरेज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. ये दो इनफैक्ट नए काम किया मैंने. डेट की जगह पीरियड लिख दिया और एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया. ये कब करना पड़ेगा ये काम? जनरल बोरिंग का सवाल है और पेमेंट की डेट्स की बजाय पीरियड है और इवनली थ्रू आउट द पीरियड. बाकी कॉलम मंथ और इंटरेस्ट ये वैसे ही हैं. जनवरी से अप्रैल कितना खर्चा? 20. मई से जुलाई कितना खर्चा?
12 अगस्त से अक्टूबर कितना 9 और ये क्या बन गया 41,000 में कर लिया मैंने। कितने महीने 4 और अगर बीच में कोई सस्पेंशन होती तो वो अकॉर्डिंगली वो महीना माइनस हो जाता। ये तीनों नीले कॉलम वैसे ही हैं जैसे पहले करते आए हैं। एक मैंने सिर्फ डेट की जगह पीरियड कर दिया और एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया एवरेज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अच्छा एक बात फिर सुन ही लें, ऐसी फिर आप कहेंगे सर सारी चीजें आप फ्यूचर पे डाल देते हैं। जो पहले 4 महीने ये ऊपर से गया तो जाने देना, चलो चल के पकड़ने की कोशिश ना करना। जो पहले 4 महीने हैं जब पहले ही दिन अभी जस्ट खर्चा शुरू होने लगा था तो कितना खर्चा हो चुका था 0। फिर उसके बाद खर्चा होना शुरू हुआ और हर दिन बराबर खर्चा होने का मतलब है 100 200 300 400 नहीं मतलब 100 तो क्यूमुलेटिव क्या हो रहा था फिर 100 200 300 400 500। अगर टाइम और क्यूमुलेटिव का ग्राफ बनाऊं तो ये बनेगा 45 डिग्री पे जाएगा। आल्दो के 45 नहीं किया लेकिन बहरहाल 4 महीने खत्म हो गए। जब 4 महीने खत्म हो गए तो क्यूमुलेटिव खर्चा कितना हो चुका है? हर दिन क्यूमुलेटिव खर्चा चेंज हो रहा है 100 200 300 400 500 600 700 करते करते वो 20,000 तक पहुंच गया। या तो हर दिन की अलग कैलकुलेशन करें या फिर इन दो एक्सट्रीम्स का एक एवरेज ले लें। क्या दो एक्सट्रीम्स 0 और क्या बना एवरेज 10। इस 10,000 का कॉन्सेप्ट ये है कि 10,000 पूरे 4 महीने रहा। तो जब पूरे साल पूरे 4 महीने 10,000 रहा तो बस ठीक है 10,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट लगा लेते हैं। और अगर आप वैसे इसको ग्राफिकली भी देखें ना, अगर ये टुकड़ा इधर से काट के इधर फिट कर दें तो फिर पूरा ही हो जाएगा ना। यानी 10,000 पूरे 4 महीने मौजूद रहा। अच्छा अब ये 10 कैसे निकाला 20 और जो इससे पहले था इसके ऊपर 0 था तो एवरेज हो गया 10 पूरे 4 महीने रहा। 10,000 इंटू 12% इंटू 4/12 पूरे 4 महीने क्यूमुलेटिव 10,000 ही था। मतलब आप समझें कि पहले ही दिन 10,000 रुपए खर्च कर दिया और बस उसके बाद 4 महीने बाद जाके खर्चा किया, ऐसे कह लें आप। तो इसीलिए तो बता रहा हूं ना कि या तो हर दिन कैलकुलेशन करते हैं और 20 भी नहीं हुआ है 100 करते करते 20,000 तक पहुंचा। तो फिर हम हर दिन की कैलकुलेशन कर लें तो उसका आसान हल यह है कि एवरेज कर लें। कितना 10,000 इंटू 12% इंटू 4/12 400। ये ग्राफ नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जाने दें, एवरेज करना है। अच्छा अब जो अगले 3 महीने हैं उन अगले 3 महीने में क्यूमुलेटिव का स्टार्टिंग पॉइंट, अब अगले 3 महीने फिर यहां से चलेंगे, ये कहां तक जाएंगे 32। अब 20 और 32 का एवरेज लेना कितना 26। क्या बात नहीं ना, आप हर रोज 100 खर्च होते 100 में ऐसी अंदाजन फिगर बता रहा हूं, हर रोज खर्चा बराबर होते होते 4 महीने में टोटल 20,000 तक पहुंचा। ये ऐसे ही है कि जैसे 10,000 पहले दिन खर्च हो जाता और बस उसके बाद कुछ खर्च ना होता। ये एवरेज की इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए ना मैं ये चीज लाने नहीं चाह रहा था क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट जब कॉस्ट में पढ़ाऊंगा तो उस पर तफसीली बात होगी। तो इसकी टेबल ही ऐसे बनता है। टोटल तो 20 हुआ है लेकिन इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए यह समझ लिया गया कि 10,000 खर्च हुआ और बस वो पहले दिन हो गया, फिर 4 महीने तक उस पर इंटरेस्ट पड़ता रहा। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। मैंने भी मिसाल दी थी कि एवरेज अटेंडेंस 75 है, हो सकता है एक भी दिन 75 लोग ना हो। इस क्लास की एवरेज एज लेट से 1950, हो सकता है एक भी 19.5 का ना हो। तो एवरेज तो सिर्फ कैलकुलेशंस में आसानी के लिए किया जाता है, उसका असल में एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है।
आप लोगों की क्लास की एवरेज एज अगर निकाली जाए, लेट से 19.5 निकल आई, हो सकता है एक भी स्टूडेंट 19.5 साल का ना हो। बैट्समैन का एवरेज स्कोर है 55, लेट से, हो सकता है एक भी इनिंग में 55 ना किया उसने। रन रेट चल रहा है 7, हो सकता है एक भी ओवर में 7 ना पड़े। तो एवरेज जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन की आसानी के लिए निकाली गई चीज होती है। अरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कहां से आ गया? यहाँ मैं ये एसेट पे हुए खर्चे की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट इसमें कहां से आ गया? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे खर्चा है वो बताया मैंने, प्रिंसिपल इंटरेस्ट किधर से आ गया? क्या होगा, कहां से कहां चले गए? प्रिंसिपल इंटरेस्ट किधर है यहाँ? वो तो एसेट पे होने वाले खर्चे पे कैलकुलेट कर रहा हूं ना। ये तो वो है जो हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने लगे। यहां पर 26 पे क्या करूं? 26,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 780। और फिर ये अब आगे जो 3 महीने हैं उसमें किसका एवरेज करूं? 32 और 43। 36,500 इंटू 12% इंटू 3/12, 10। ये हो गया अगर खर्चा इवनली इनकर्ड हो तो। ये बात मैंने सिर्फ अंग्रेजी की हद तक, वो जो पहला पेज नोट्स का है उसमें आखिरी पॉइंट में ये बात लिखी हुई है। अच्छा, ये फिगर्स अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये लिखें कि 26 कैसे निकला है। नोटेड? अच्छा, I-23 बस बहुत है। अब आपने ना करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको इग्नोर करें, क्योंकि एक लोन को करंट नॉन करंट में तोड़ना, रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना, ये एफआर रन का स्कोप नहीं है। आपसे सिर्फ मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन 2 में से बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट यानी, बस वो निकाल लें और पीछे आंसर आप उसका मैच कर सकेंगे। बाकी जो पीछे बैलेंस शीट में बैंक लोन को तोड़ा हुआ है वो रहने दें, वो आपके लेवल की चीज नहीं है। असल में एफआर 2 का सवाल है, मैंने एज इट इज दे तो लिया, लेकिन ये बैंक लोन का तोड़ना ये इग्नोर करें आप बस इसकी में सिर्फ बिल्डिंग की कॉस्ट की हद तक कर लें। एक ये सवाल होमवर्क है। दूसरा सवाल होमवर्क करने के एतबार से नहीं है, आपने ना सिर्फ उस सवाल को एक असाइनमेंट की तरह देखना है, उस
वो सवाल पढ़ें, उसका सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करें, और एक बार जब आप कोशिश कर आए फिर मैं ज़रूर उसको डिस्कस कर लूँगा। लेकिन वो ऑलरेडी वो FAR 2 में भी जब आया था तो ये बहुत एक एक्सट्रीम किस्म का ही सवाल था, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर रहा। आप क्वेश्चन 2 करके आए जिसमें रिक्वायर्ड सिर्फ मैं कर रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल दें, ये होमवर्क है प्रॉपर। और उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप सिर्फ एक असाइनमेंट के तौर पे पढ़ आइए बस कि इसके अंदर क्या हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब जो इसमें बाकी रहेगा ना मैं आपको बता देता हूं, वो हस्बे तौफीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हस्बे तौफीक है, ये जिंदगी में मौका कभी मिले दिल कर रहा हो करने का तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 अभी दिया पढ़ने के लिए। 6 हस्बे तौफीक है, कभी दिल करे जिंदगी में कर लेना। 7 कर चुके, 8 होमवर्क डिस्कस हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और 11 भी हस्बे तौफीक। ये हस्बे तौफीक है, किसी ने करना हो तो कर लीजिएगा। ओके, अच्छा अब आपको ना मैं एक फाइल दिखा दूं ताकि उसके बाद कल मैं आपको जो डिस्क्लोजर्स छोड़ी हुई चीज है और मिक्स सवाल इन पे ला सकूं। एक फाइल देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का हम ना वो क्वेश्चन नंबर 5 दिया ना इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया ना उसकी कहानी सुन लें। हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हाउसिंग स्कीम बना के लोगों को बेच रहे हैं और लोग पैसे देते जा रहे हैं और उनके घर बनते जा रहे हैं। यानी हमने हाउसिंग स्कीम बनाई और लोगों को ये कहा कि अगर किसी ने घर बुक कराना है तो हम कहेंगे जी लेट से 2 साल बाद घर देंगे आपको, आपने 6 महीने में इतने पैसे देने हैं, फिर इतने पैसे देने हैं, फिर इतने पैसे देने हैं। तो वो जो कस्टमर से पैसा आता जा रहा है वो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीट्स हो रही है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का है, बस देख के आने। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ चीजें बता दूं और वो फिर मैं आइंदा जिक्र कर रहा हूं तो आपको पता हो। लिस्टेड कंपनीज ना एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं, इसमें तो खैर बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हमारे काम की चीज है मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बचपन में रट्टा शायद लगाया हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़नी है FAR 1 के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी है FAR 1 के अंदर, और इन 4 के अलावा एक पोर्शन होता है उसको कहते हैं नोट्स। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाती। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नॉन करंट एसेट्स, ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ये नहीं लिखा हुआ, बस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है। अब इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी बहुत कुछ शामिल है और इसके सामने बस एक अमाउंट लिखी हुई है। अरे अमाउंट नहीं लिखी हुई, डैश है, बहरहाल होती तो इधर अमाउंट होती। अब वो जो अमाउंट है वो इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आने वाले सारे एसेट्स की टोटल नेट बुक वैल्यू। बैलेंस शीट के फेस पे नहीं नजर आ रहा कि बिल्डिंग कितनी है और प्लांट कितना है, बैलेंस शीट के फेस पे बस सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइन है। इसी तरह ये सारी चीजें आगे ऐसी ही हैं। इसी तरह से देखिए, ये आप लोगों ने इंट्रो में फाइनल अकाउंट्स करते हुए पता नहीं पहुंचे थे, वहां तक नहीं पहुंचे थे, तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या तोड़ते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, वो आपको यहां नजर नहीं आ रहा। यहां पर आपको नजर आ रहा है सेल्स और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस कॉस्ट ऑफ सेल्स। बल्कि तो कंपनी फारिग उठा ली मैंने,
नहीं, नेस्ले देख लेते हैं। असल में नेस्ले के ना वो फॉन्ट साइज बहुत थोड़ा है। जी मैं मुझे पता है, जूम में कर लेता हूँ। जी मुझे अल्लाह का शुक्र है कान है, आवाज़ आ जाती है। ये देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और आगे उसकी वैल्यू। अब इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या है ये बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आ रहा। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेल्स लिखा हुआ है और कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग फेस पे नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है। इसी तरह से आपने इंट्रो में पढ़ा है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो नीचे एक लंबी लिस्ट होती है, यहां नहीं आ रहा, बस डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन बस काफी है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके फेस पे बहुत समराइज इंफॉर्मेशन होती है। उसके बारे में जो डिटेल जाननी है उसके लिए फिर नोट्स होते हैं, और उन नोट्स में एक तो यहां लिखी हुई चीजों की डिटेल होती है, उसके अलावा भी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों को बतानी होती है। क्या क्या बताना है लोगों को, इसका फैसला करते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड स्टैंडर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इंट्रो में इन्वेंट्रीज नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसका होता है IS 2। अब बैलेंस शीट के फेस पे तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन नोट्स में उसका ब्रेकअप बताना होता है कि रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है। नोट में बताना होता है कि इनकी NRV है कि कॉस्ट है, ये जो बैलेंस शीट में लिखी आ रही है NRV है कि कॉस्ट है, कितनी है जो NRV पे, ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। इसी तरह से ये बताना होता है पढ़ने वालों को कि हमने कोई इन्वेंट्री गिरवी तो नहीं रखी हुई। अब ये गिरवी रखी हुई है, ये बैलेंस शीट में थोड़ी नजर आ रहा है कि गिरवी रखी हुई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट्स में बताई जाती है। जिस पर्टिकुलर आइटम के बारे में नोट में कुछ बताया जाना है, ये स्टेटमेंट्स का हिस्सा होता है। फेस पे आने वाली आइटम्स और ये उनके नोट्स का रेफरेंस। जिस तरह किसी किताब का शुरू में इंडेक्स होता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट, कि फलाना चैप्टर पढ़ना है तो फलाने पेज पे चले जाएं, तो इस तरह से हर लाइन आइटम का एक नोट आ रहा होता है। ये रेफरेंस है, नोट्स में जाके इस नंबर पे जाके इसकी डिटेल लिखी मिलेगी। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये जो दो चीजें सामने लाए हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इससे मैं दो तीन चीजें आपको यहां से याद करवा रहा हूं। याद मतलब मैं जिक्र कर रहा हूं, आइंदा याद रहे आपको। SOFP SOCI के फेस पे इंफॉर्मेशन बहुत समराइज्ड होती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक लाइन है बस, कॉस्ट ऑफ सेल बस एक लाइन है। एक बात, इनकी डिटेल तो नोट का एक रेफरेंस होगा, और ये जो रेफरेंस है ना, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है। जैसे किसी किताब के अंदर चैप्टर का आगे पेज नंबर लिखा हुआ है, तो वो उस चैप्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसने कभी मतलब कहीं रजिस्टर कराना पड़ता है उसको, जस्ट किताब का पेज नंबर है। तो इसी तरह से ये जस्ट पेज नंबर तो खैर नहीं है, जस्ट सीरियल नंबर है। जिस तरह चैप्टर 1 2 3 4, तो ये सीरियल नंबर है। तो SOFP SOCI के फेस पे जो भी आइटम्स प्रेजेंट हो रही होती हैं बहुत समराइज्ड, ग्रुपिंग, उनकी डिटेल जाननी है तो नोट का रेफरेंस दिया होता है। और अमाउंट के दो कॉलम्स होते हैं, जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसका कॉलम भी होता है, और उससे एक पिछले साल का कॉलम भी होता है। क्यों दिया गया है कॉलम? कंपैरिजन के लिए, क्योंकि अगर जिसने ये रिपोर्ट पढ़नी है और वो देखना चाहे कि पिछले साल क्या था, तो उसको अलमारी खोल के पुरानी रिपोर्ट ना निकालनी पड़े, उसको यही पिछला साल नजर आ जाए। तो इनको कहते हैं कंपैरेटिव फिगर्स। कंपैरेटिव फिगर्स, तो ये दो तीन नाम आप पहले तो यहां से याद करा रहा हूं। SOCI SOFP के फेस के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन समराइज होती है, टू दी पॉइंट बातें आ रही होती हैं, ग्रुपिंग हुई होती हैं। अगर उनकी डिटेल है तो नोट्स में होगी और नोट का रेफरेंस नंबर होगा। और अमाउंट के मेन दो कॉलम होते हैं, करंट ईयर और कंपैरेटिव फिगर। अब ये जो नोट है, जैसे इस वक्त PPE का नोट है 15, इस 15 पे चलते हैं। जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं उस तरह, हाँ, बहुत फॉर्मल तरीके से, कुछ और चीजें भी होंगी। अब जैसे नोट नंबर 15 में आके दिखाता हूं। अब ये देखें, ये ना SOCI, ये SOCI SOFP ये खत्म हुए और ये आगे फिर नोट्स शुरू हुए। अब इस नोट्स में देखें भरपूर अंग्रेजी के पेजेस हैं। यहां पर अकाउंटिंग, ये आपने नहीं बनाने, वैसे बता रहा हूं, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज की डिटेल बताना, ये सारा कुछ होता, अकाउंटिंग पॉलिसीज रूल्स होते हैं। फिर इसके अलावा ये अंग्रेजी जब खत्म हुई तो ये आगे देखिए नोट, जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का एक नोट है, ये बताता हूं। जो बैलेंस शीट के फेस पे नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ था, वो ये अमाउंट लिखी हुई होगी, लेकिन इसके बारे में एक नोट बनाया गया जिसमें ये डिटेल बताई गई कि लोन है कौन कौन से। फिर आपको इनके बारे में नीचे अंग्रेजियां भी लिखी नजर आ रही हैं।
तो हर आईएएस ने बताना है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में कि उसको उसके बारे में क्या क्या बताना है। मेन फिगर तो बैलेंस शीट के फेस पे आ गई। अब उसकी डिटेल, नॉर्मली 3 तरह की डिटेल मैं बता रहा हूं। एक, जो बैलेंस शीट के फेस पे लिखा है उसका न्यूमेरिकल ब्रेकअप कि ये बना कैसे। दूसरा, कुछ और डिस्क्रिप्टिव बातें कि फलाने बैंक से लोन लिया था, फलानी चीज गिरवी रखी हुई थी, ये इंटरेस्ट रेट चल रहे थे, ये जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन, ये पैराग्राफ्स आ जाते हैं। और कुछ नोट्स होंगे जिनमें हमें कुछ न्यूमेरिकल रिकंसिलिएशन भी बनानी पड़ रही होती है। अब क्या ये सारा कुछ आपके स्कोप में है? नहीं। जितने आईएएस आपके सिलेबस में हैं उनसे रिलेटेड नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे नोट नंबर 15 बताता हूं। ये जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो बैलेंस शीट के फेस पे आ रहा था और नोट नंबर 15 लिखा हुआ था। ये वो नोट नंबर 15 आ गया। और ये जो बहुत बड़ा सा टेबल बना नजर आ रहा है आपको, ये वो है जो एसेट स्केड्यूल सिखाया था आपको। तो ये उस नोट में एक टेबल बनाना होता है। ये सारी क्लासेस यहाँ आ गई, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये स्केड्यूल मैंने आपको सिखाया था। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अगर आपसे सवाल टेस्ट होता है जी नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना दें, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, जिसमें एक तो स्केड्यूल बनेगा, उसके अलावा इनमें कुछ मजीद कुछ और न्यूमेरिकल डिटेल्स होती हैं और कुछ और बातें जो अंग्रेजी में बताई होती हैं। ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो नोट में क्या क्या बताना है ये किसी भी टॉपिक का रिलेटेड आईएएस बताता है। कुछ चीजें बैलेंस शीट पे लिखी फिगर का न्यूमेरिकल ब्रेकअप होता है, कुछ और डिफरेंट तरह की डिटेल्स होती हैं, कुछ अंग्रेजी के पैराग्राफ्स होते हैं। ये सब नोट में बताया जाता है। इस नोट की शक्ल किस तरह से बन रही है ये देखें। एक टेबल बना, जैसे चलें ये जो सामने खुला ये देख लेते हैं। ये एक टेबल हो गया, जो बैलेंस शीट पे लिखी हुई फिगर है वो ये उसका ब्रेकअप है। और मजीद कोई इंफॉर्मेशन बतानी थी तो ये नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ। तो मैं आपको अब जब कल नोट सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम एक स्केड्यूल बनाएंगे, तो अब आपके ध्यान में पिक्चर चल रही है कि वो स्केड्यूल टेबल बनता है। तो मैं आपको नीचे बताऊंगा कि इस पैराग्राफ में हमने अंग्रेजी लिखनी है, तो उससे मुराद ये इस तरह के पैराग्राफ है। उस अंग्रेजी में क्या बताना है ये तो मैं गाइड करूंगा। तो इसी तरह से हर आईएएस का कुछ ना कुछ रेलिवेंट नोट्स आईएएस ने बताए होते हैं, इनको डिस्क्लोजर्स भी कहते हैं, डिस्क्लोजर्स। तो इस सारी पिक्चर से जो दिखाई है सामने, एसओएफपी एसओसीआई के फेस पे बहुत लिमिटेड सी डिटेल होती है। उनकी डिटेल्स कहाँ होंगी? नोट्स में, और वहां फेस पे उसका कोई रेफरेंस नंबर दिया होगा। अमाउंट के 2 मेन कॉलम होते हैं, एक करंट ईयर की फिगर्स हैं, एक कंपैरेटिव की फिगर्स हैं। और नोट में बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनमें बैलेंस शीट पे लिखी फिगर्स का न्यूमेरिकल ब्रेकअप भी है, और उसके अलावा कुछ और बातें जो शायद कोई टेबल की शक्ल में हो, शायद कोई अंग्रेजियां लिखे शक्ल में हो। ये सारा कुछ कौन सिखा रहा है कि कितना कितना बताना है? रेलेवेंट आईएएस। तो हम चूंकि अभी जो आईएएस पढ़ चुके हैं, आईएएस 16, आईएएस 20, आईएएस 23, आईएएस 40, आईएएस 36, उनके भी कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। वो मैंने आपको कल से डिस्क्लोजर सिखाने और फिर उनके मिक्स सवाल कराने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।